रिजर्वेशन के ऊपर एक आर्टिकल था, यहाँ पे बोला है कि आज जो रिजर्वेशन है वो 50% कैपिंग से एक्सीड करनी चाहिए, क्योंकि अभी न्यूज आती है कि जो बिहार में इलेक्शन होने हैं उसमें कहा है ऑपोजिशन ने, तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि अगर हम रूलिंग में आ जाते हैं ना तो फिर हम रिजर्वेशन 85% तक ले जाएंगे। पर इसी के ऑपोजिट अगर एक और अपडेट देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट को कहा था, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसीज हैं, उसमें आपने एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कुछ जनरेशन जैसे आईएएस ऑफिसर बन गई उस रिजर्वेशन के बेसिस पे, फिर उनकी अगली जो जनरेशन थी वो भी आईएएस ऑफिसर बनी, उनकी अगली जनरेशन, मतलब टोटल 3 जनरेशन आप देखोगे अच्छे खासे गवर्नमेंट ऑफिशियल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो उसमें बन गई क्रीमी लेयर्स, मतलब आपकी जो एट्रोसिटी हुई थी आपके साथ उनको बेनिफिट दे दिया गया है, आपको हम एक मेन स्ट्रीम के साथ मर्ज कर चुके हैं। अब उसके बाद क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, जैसे 8 लाख रुपए एनुअल इनकम है आपकी, उससे ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में इंक्लूडेड हो, उससे कम हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। वैसे 2 एकड़ लैंड का यहाँ पे प्रोविजन ऐड करा गया था कि इससे अगर ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में इंक्लूडेड हो। तो वैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे जो आपने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया हुआ है, वैसा ही एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि इन कम्युनिटीज के अंदर भी टायरिंग हो चुकी है। जैसे सो कॉल्ड अपर शेड्यूल कास्ट बन गए हैं, सो कॉल्ड लोअर शेड्यूल कास्ट बने हैं, सेम फॉर द एसटीज, ये चीज हो चुकी है। पर कैबिनेट ने बाद में स्टेटमेंट दिया था कि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एससी और एसटीज और इवन ओबीसीज की जो सीट्स होती हैं वो खाली पड़ी होती हैं, तो ये वाला प्रोविजन यहाँ पे ऐड नहीं करा जाएगा। ठीक है, ये तो अपडेट हुई। अब यहाँ पे हम मेन फोकस करेंगे इक्वालिटी के ऊपर। अब इक्वालिटी भी 2 तरह की आएगी, वन इज फॉर्मल इक्वालिटी एंड दूसरी है सब्सटैंशियल इक्वालिटी। ये अब केसेस जब आपने पढ़ने हैं वहां पे यही वर्ड्स यूज करे गए हैं, तो आपको पहले मीनिंग याद रखना है इनका। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है यहाँ पे मैटर नहीं करेगा 1947 में सब आजाद हुए इंडिया के जितने भी सिटीजन्स है, अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा किसके साथ एट्रोसिटी हुई थी, सभी को सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, मान लो कोई डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है, उसकी टांगे नहीं चलती है, उसको रेस में दौड़ा दिया आपने उसके साथ जिसकी टांगे बिल्कुल ठीक है, दैट इज द फॉर्मल इक्वालिटी। मतलब आपने क्या किया, सभी को सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, ये नहीं देखा कि इतिहास में उनके साथ क्या हुआ था। फर्स्ट थिंग। देन आता है आपका दूसरा वर्ड विच इज सब्सटैंशियल इक्वालिटी। इसमें क्या देखा जाएगा कि किसी के साथ पहले एट्रोसिटी तो नहीं हुई थी, पहले उनको अपलिफ्ट करा जाएगा। मतलब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखोगे पहले किसका, इक्विटी का। वो जो इमेज देखते हो आपकी, सभी को अगर बराबर ब्लॉक्स देंगे तो जिसकी ज्यादा हाइट थी उसको पहले भी दिखाई दे रहा था और अभी भी उतना ही दिखाई दे रहा है। वैसे ही किसी की हाइट छोटी थी थोड़ी, इसको अब में भी दिखने लग जाए उस बाउंड्री के पार। एक था जिसकी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इसको एक ब्लॉक से कुछ नहीं बना, तो ये जो ब्लॉक्स थे ये भी इसको दे देने चाहिए थे। तो मतलब जो सब्सटैंशियल इक्वालिटी है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, सबको सेम प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे रिसोर्सेज की प्रेजेंस देखी जाएगी, किसको पहले से रिसोर्सेज मिले थे, किसको बाद में रिसोर्सेज देने चाहिए। तो दैट इज योर सब्सटैंशियल इक्वालिटी। पहले तो ये 2 टर्म्स क्लियर, क्योंकि जब आप जजमेंट्स पढ़ोगे ना सुप्रीम कोर्ट के एंड से जो केसेस आए थे, तो उसमें अब वर्ड यूज होगा डायरेक्टली, वन इज फॉर्मल एंड दूसरा आएगा सब्सटैंशियल। हाँ जी, वर्ड्स क्लियर। फॉर्मल में सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, सब्सटैंशियल में देखा पहले जरूरतमंद को अपलिफ्ट करा, फिर जाके उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करी गई। समझ गए ये दोनों टर्म्स? ठीक है, ओके। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप प्रोविजन देखोगे तो यहाँ पे इक्वालिटी इंश्योर करी जाती है। जैसे आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, इक्वालिटी की बात करिए, आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, कुछ मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे ओवरऑल आपको इक्वालिटी इंश्योर करी गई। देन दूसरा आता है आर्टिकल नंबर 16, यहाँ पे भी इक्वालिटी की बात करिए, यानी कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा। ठीक है, दोनों में इक्वालिटी इंश्योर करिए, पहले ओवरऑल देन इधर जॉब के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। पर हुआ क्या, जैसे हम 1950 में कमेंसमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि अडॉप्ट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस टाइम पे कुछ प्रोविजंस आर्टिकल नंबर 15 और कुछ प्रोविजन आर्टिकल नंबर 16 में ऐड करे गए जो किससे रिलेटेड थे, सोशली एंड
एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, मतलब ओबीसी की बात हुई। देन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन ऐड कर दिए गए जिसको आप जानते हो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से, कि इनके साथ इतिहास में एट्रोसिटी हुई थी तो इस वजह से इनको कुछ पर्क्स मिलने चाहिए ताकि ये मेन स्ट्रीम के साथ compete कर सके। तो क्या हुआ, अपनी इक्वालिटी तो बता दी विच इज अ फंडामेंटल राइट, पर उसमें एक प्रोविजन दे दिया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझ गए कि पास्ट में 1947 से पहले का जो टाइम पीरियड था, इन सेक्शन के साथ आपने एट्रोसिटी करी थी जो सो कॉल्ड अपर ग्रुप हुआ करता था। अब टाइम आ चुका है पहले इनको इक्विटी एंश्योर करी जाए, मतलब सब्सटैंशियल इक्वालिटी पे फोकस करा गया। तो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मल इक्वालिटी दिखा रहा है या सब्सटैंशियल? सब्सटैंशियल ना, फॉर्मल में तो सभी को सेम प्लेटफॉर्म मिलना था, वहां पे ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आना था। डन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी करंट रिजर्वेशन सिस्टम अगर देखेंगे आप, सेंट्रल लेवल पे ये दिया गया है क्योंकि स्टेट का वेरी करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे ओबीसी के लिए बोल दिया गया था, मंडल कमीशन आता है, अभी बताऊंगी मैं उसके बारे में, तो 27% की कैपिंग लगा रखी है कि ओबीसी को इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा। वैसे एससी के लिए 15% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एसटीज के लिए 7.5% का क्राइटेरिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 2019 वाला, तो इसके लिए 10% रिजर्वेशन का कैपिंग लगा दिया गया। तो टोटल अभी शुरू में क्या लिखा था कि क्या 50% से एक्सीड करना चाहिए। हाँ, अभी आ रहे हैं आगे, वही ये अभी सेंट्रल लेवल पे आ गया ना कि ओवरऑल आप क्या देखोगे 59.5% तक आपकी कैपिंग जा चुकी है। पर इसके लिए फिर से अगेन पिटीशंस चली, तो इसमें क्या डिफाइन कर दिया गया था कि ऊपर वाले जो आप देख रहे हो रिजर्वेशन की कैपिंग्स, ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है। ये इकोनॉमिकल लेवल पे दिया गया था, जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आया था, नाम से लग रहा है ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन कैटेगरीज को दिया गया था जो अनरिजर्व थी, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग आपने इसमें देखे थे। ठीक है, देन स्टेट वाइज वेरिएशन आपको मिलेगी। जैसे अभी बिहार का एग्जांपल ले लो, उन्होंने 85% तक की कैपिंग बोल दी है रखने को। तो मतलब स्टेट्स का वेरी करता है, आपको सिर्फ सेंटर लेवल का याद रखना है फॉर नाउ। अपने स्टेट एग्जाम जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां का आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन सिस्टम कैसा है। नाउ 1950 एंड 1951 की स्टोरी है। पहले 1947 इंडिपेंडेंस हो गया, देन 1949 डेट थी 26 नवंबर। कुछ चीजें हमने इम्पोज कर दी, कुछ अभी नहीं करी थी। फिर 26 जनवरी 1950 कमेंसमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहले क्या हुआ, कमेंसमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें पहली अमेंडमेंट करी गई जिसमें आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 15 में क्या बोला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, क्रीड एंड ऑल। और 16 में क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जा सकती। बस इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन डाल दिए ओबीसी, एससीज और एसटीज को लेके। ये जो आप कैपिंग पढ़ी ना भी आपने 27% की, 15%, 7.5%, ये तो बाद में जाके ऐड होगी, उससे पहले सिर्फ स्पेशल प्रोविजन ऐड करे गए थे, रैंडम थे जो कि। देन आता है 1982, रिजर्वेशन कर दी गई एससी और एसटीज के लिए, कितना कितना जो भी आप पढ़ के आए, ईयर देख लो, 1982 में जाके ये ऐड हुआ था। एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। जितने भी सेंटर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वहां पे ये रिजर्वेशन सेट कर दिया गया। 1990 यानी कि लगभग 8 साल के बाद ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सेटअप कर दिया गया। कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे ऐड करा गया था, तो आंसर इज मंडल कमीशन। 2005 में आर्टिकल नंबर 15 के अंदर एक और सब आर्टिकल ऐड करा गया विच इज आर्टिकल 15 क्लॉज 5। इसको कौन सी अमेंडमेंट से ऐड करा गया था, तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल ये आपके एचपी के पेपर में 2 बार पूछे गए हैं, ठीक है, ये वाले याद रखिएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 5, इसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था कि रिजर्वेशन दी जाएगी ओबीसी, एससी और एसटीज को। कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस। सरकारी की तो बात होगी थी, अब 15 क्लॉज 5 यहाँ पे प्राइवेट वंस को भी इंक्लूड कर दिया, एजुकेशन के अंदर आपने रिजर्वेशन प्रोवाइड करी।
2019 में आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6, ये डायरेक्ट सवाल आया था कि 2019 में जो 10% रिजर्वेशन दी गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? तो आंसर इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कौन से आर्टिकल थे? तो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6। ऑडिबल अनुज, एक बार आप दोबारा से रिफ्रेश कर लो। डन। तो 1950 एंड 51 में क्या हुआ? पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 15 एंड 16 में प्रोविजंस ऐड करे गए विद रिस्पेक्ट टू ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज। 1982 में जो आप अभी कैपिंग पढ़ के आए, 15% फॉर एससीज और 7.5% फॉर एसटीज, ये ऐड हो जाते हैं कि जितने भी सेंटर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वहां पे ये अलाउ करा जाएगा। 1990 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे 27% रिजर्वेशन कैप ऐड कर दी गई फॉर ओबीसीज। 2005 में आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5, इसको पहले तो ऐड करा कौन सी अमेंडमेंट के तहत? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इनको वही रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाएगी जो ऊपर कैपिंग से ऐड करी गई, इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस। 2019 में आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6 दोनों ऐड हुए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और 10% रिजर्वेशन ऐड कर दी गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहां तक क्लियर? हिस्ट्री क्लियर होगी आपको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। सबसे पहले 1962 का बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस आता है। इसमें क्या बोला गया कि जो रिजर्वेशन है वो रीजनेबल लिमिट में होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि 50% एक कैपिंग लगा दी हमें संविधान ने, अजम्पशन है जस्ट, तो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के तहत क्या वो चीज एप्लीकेबल होगी? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है वो विद इन रीजनेबल लिमिट होनी चाहिए। तो क्या ये बालाजी केस सपोर्ट करता है 50% कैपिंग को? कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया रीजनेबल लिमिट, है ना, लिमिट लगा दी कि ऐसे नहीं एक्सीड करते जाओ आप। दूसरा 50% कैप होनी चाहिए रिजर्वेशन के ऊपर। देन इन्होंने किस चीज को सपोर्ट किया था? फॉर्मल इक्वालिटी, मतलब सभी को सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होना चाहिए, जो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस आया था 1962 का। और इन्होंने बोला था कि जो रिजर्वेशन है वो एक तरह से एक्सेप्शन है इक्वालिटी के अंदर, अगर ये फॉर्मल इक्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं, जिसमें बोला गया था सेम प्लेटफॉर्म, तो ऑब्वियस ही बात है इनके हिसाब से इक्वालिटी के अंदर जो आपने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ऐड करा वो एक्सेप्शन बन जाता है इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो फॉर्मल इक्वालिटी आपको पता था, तो आपको ये केस भी इजीली समझ आ जाएगा। दूसरा केस आता है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1975। इन्होंने सपोर्ट करा सब्सटेंशियल इक्वालिटी को। सब्सटेंशियल इक्वालिटी को अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन बोलेंगे क्या रिजर्वेशन को? इक्वालिटी में नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो इन्होंने बोला सब्सटेंटिव इक्वालिटी में मैं बिलीव करता हूं, और दूसरा जो रिजर्वेशन है वो एक जरिया होना चाहिए इक्वालिटी को इंश्योर करने का। अब जरिया इन्होंने बोला, मतलब तब तक रिजर्वेशन देनी है जब तक वो मेन स्ट्रीम के साथ बराबर लाइन पे नहीं आ जाते, तभी रेस आप लगाओगे। देन उसके बाद 50% कैपिंग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिड नॉट रूल ऑन 50% कैपिंग, जो 50% कैपिंग दी हुई है रिजर्वेशन की। तो ये देखो दोनों केसेस अलग अलग थे। एक ने फॉर्मल इक्वालिटी को इंश्योर करने की बात करी, विच इज बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। देन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1975 का केस था। तो इन्होंने बोला था एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए इक्वालिटी के अंदर रिजर्वेशन पर, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इक्वालिटी अचीव हो इस जरिए, है ना, सब्सटेंशियल इक्वालिटी। हाँ, जो लिटिगेशन डालते हैं और जिस कोर्ट में डाली होती है, दो चीजें आती हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, लिख तो सकते हैं आगे पीछे, वैसे नहीं होता। जो नाम दिया होता है उसने पिटीशन डाली होती है, उसके और भी सपोर्टर होते हैं। अगर सपोर्टर होते तो अनदर्स, ऐसे ANR भी लिखा होता है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो सिर्फ कोर्ट का नाम है। जैसे पीछे स्टेट ऑफ मैसूर ये कोर्ट का नाम है, वो पिटिशनर आ गया आपका बालाजी। नहीं नहीं, इसका नहीं होता, आगे पीछे लिखा जा सकता है, बस जिस कोर्ट में फाइल होता है और प्लस जिसका नाम आता है, बस उतना ही होता है।
ओके, इंदिरा स्वानी केस 1992, अभी आप देख के आए 1992 में किस चीज, 1982 में किस चीज की एडिशन हुई, देन 1990 में किस चीज की एडिशन हुई, ठीक है, बस उसके 2 साल के बाद एक केस आता है इंदिरा स्वानी केस। इन्होंने भी बोला कि ओबीसी के लिए ठीक है 27% रिजर्वेशन की कैपिंग होनी चाहिए। हाँ, इन्होंने बोला कि जो कास्ट है ना, यही डेट्रीमेंट है फॉर द बैकवर्डनेस। समझ रहे हो, डेट्रीमेंटल मतलब समथिंग विच इज हार्मफुल इन नेचर, मतलब कास्ट की ही वजह से बैकवर्डनेस है, ये इंदिरा स्वानी केस के अंदर बोला गया था। और इन्होंने भी रीअफर्म करा कि 50% कैपिंग होनी चाहिए, और अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आ जाता है जिसमें आपको और रिजर्वेशन देनी पड़ जाए, वो वाला केस चल जाएगा। बाकी इन्होंने भी 50% कैपिंग को ही सपोर्ट करा था। इन्होंने क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन का जो क्राइटेरिया था ओबीसीज के अंदर वो ऐड करवाया था। जो आप बोल रहे हो ना कि ओबीसीज के अंदर भी टायरिंग हो चुकी है, एक लेयर ऐसी आ चुकी है जिनको बेनिफिट्स ही मिले जा रहे हैं, उनकी जनरेशन आज तक बेनिफिट उठाए जा रही है इन्हीं रिजर्वेशन का। तो इन्होंने बोला था ये क्रीमी लेयर के बेसिस पे एक्सक्लूड करो ओबीसीज के टायर को, जिनको बेनिफिट मिल चुका है, 3 जनरेशन को अगर फायदा हो गया तो मतलब आप आ चुके हो ऑलरेडी जो मेन स्ट्रीम है उनके साथ, तो एक्सक्लूजन करना शुरू करिए, बाहर निकालना शुरू करिए उन लोगों को फ्रॉम द रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ये इंदिरा स्वानी केस 1992 में हुआ था। फिर आता है जनहित अभियान केस। इन्होंने 10% इकोनॉमिकली वीकर रिजर्वेशन को सपोर्ट किया था। 3:2 मेजोरिटी का मतलब है जजेस बैठे हुए, 3 ने हाँ करी थी, 2 ने ना करी हुई थी। हाँ जी सचिन, जोर से जोर से। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखना पड़ेगा ना कि बेनिफिट कितनी जनरेशंस को, 3 स्पेसिफिक नहीं है, कईयों की चौथी भी शुरू हो चुकी है, 1947 के बाद का टाइम पीरियड है, कईयों की चौथी भी शुरू हो चुकी है, कहीं पे 3 मिलेंगी, कहीं पे 2, देखा जाएगा बेनिफिट कितना हुआ है। वो जो भरपाई थी पास्ट की वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम वन हाउस होल्ड टू अनदर हाउस होल्ड, ठीक है। जनहित अभियान केस ये स्पेसिफिक था टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब देखो 50% कैपिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस थी। अब जब आपने 10% और एडिशन करी थी तो 59.50 के आसपास वो आ जाती है, मतलब जो कैपिंग है वो ऑलरेडी आपकी लगभग 60% पहुंच चुकी थी। तो इसके लिए ये सारे सॉरी इसके लिए ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ऐड करा हुआ है 10% का, ये बैकवर्डनेस के बेसिस पे नहीं था, ये इकोनॉमी के बेसिस पे था, और उन लोगों के लिए था जो अनरिजर्व रह गए थे, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिली हुई थी। मतलब यहाँ पे कौन आई, जनरल कैटेगरी, तो उनके लिए ये एडिशन करी गई है 10% की। और बाकी इन्होंने भी 50% कैपिंग के बारे में वही बोला कि जो बैकवर्डनेस है यानी कि SC ST OBC उनके लिए ये 50% की कैपिंग है, इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं इंक्लूड करते, तो उसके लिए 10% फर्दर जो रिजर्वेशन है वो ऐड करी जा सकती है। तो ये जनहित अभियान केस आया था 2022 का, क्योंकि ये तो ऐड ही 2019 में हुआ, ठीक है, तो उसके बाद आया था ये। देन ड्यूस, अब आते हैं पुराने जो लीडर्स हुआ करते थे, तो जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने सपोर्ट तो किया था रिजर्वेशन को, पर उन्होंने बोला था एक लिमिट में होना चाहिए, ऐसे ना हो कल को सिर्फ रिजर्वेशन ही बच गई, आप इतना ज्यादा कैपिंग को एक्सीड करते गए कि एक टाइम आया सिर्फ रिजर्वेशन ही आपको दिखाई दे रही है। तो इन्होंने रिजर्वेशन को सपोर्ट किया था इंडीड, पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने तक। नेक्स्ट डिमांड है एक्सपांशन की, रिजर्वेशन को क्यों एक्सपांड करने के लिए बोला जाता है। अब जैसे एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि कैबिनेट को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC और STs के लिए भी इंक्लूड करा जाए, ताकि जिनको बेनिफिट्स मिल चुके हैं उनको साइड में हम कर दे और बाकियों को हम टारगेट कर सके। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अराउंड 40 to 50% जो रिजर्व सीट्स हैं OBC SC और STs के लिए हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी खाली पड़ी रहती हैं। तो वो स्टेटमेंट तो रफा दफा कर दिया गया कि इसमें क्रीमी लेयर हम नहीं ऐड करेंगे जो SC और STs हैं। दूसरी चीज डेटा डेफिशिएंट, अभी आपने एक आर्टिकल देखा होगा PVTGs के ऊपर आया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ST की ही एक सब कैटेगराइजेशन है, कल करेंगे उसको। तो ये जो PVTGs हैं किसकी है, तो सब कैटेगराइजेशन है STs की ही, जो शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको कितना रिजर्वेशन मिल रखा है 7.5%, उनमें भी जो और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है उनको PVTGs बोल दिया जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, STs की ही कैटेगरी है, ये याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे दिक्कतें क्या आ रही हैं इन PVTGs के अंदर ना,
कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको दो नाम दे दिए जाते हैं। एक मलिकंद करके कम्युनिटी है, उसी को बिहोर कम्युनिटी भी बोलते हैं, पर डेटा जब देखोगे वो 2 बार ऐड कर दी गई है। मतलब डेटा डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। हमारा जो सर्वे होता है जब उसको करा गया तो एक ही कम्युनिटी को 2 बार एंटर करा गया है। कुछ कम्युनिटी स्किप हो जाती हैं और आप फिर बोलते हो कि टोटल 75 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं अभी के हिसाब से। तो यहाँ पे एक तो सर्वेस प्रॉपर नहीं हुए। देन इश्यूज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रोहिणी कमीशन की क्या फाइंडिंग आई थी कि जो 97% ओबीसीज हैं उनके टोटल में से अगर देखोगे सिर्फ 25% ओबीसी ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिल पाया है। वो जो बाकी के बच गए उनको अभी बेनिफिट मिला ही नहीं है उस रिजर्वेशन का जो 27% है। ये एक क्रीमी लेयर जो एक एक्सेप्शन बन जाती है यहाँ पे। 2600 कम्युनिटीज हैं ओबीसीज की, जिसमें से 1000 तो ऐसी रह गई हैं जिनकी जीरो रिप्रेजेंटेशन है। आपको वो कहीं पे भी रिप्रेजेंट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो मतलब जो बेनिफिट कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़े ही लोगों में दिखाई दे रही है। सेम चीज आपको आज एससीज और एसटीज के केस में दिखने को मिलेगी। तो ये जस्ट डेटा था जो कि रोहिणी कमीशन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे जस्ट हाईलाइट करा गया है आपको कि देखिए किस तरह से अब इनके अंदर भी जो टायरिंग हो रखी है उसका मिसयूज किया जा रहा है रिजर्वेशन का। देन क्रीमी लेयर का डिबेट, तो कोई क्रीमी लेयर नहीं इंक्लूड करी जाएगी फॉर द एससी और एसटी। ये कैबिनेट ने सीधा बोल दिया था। कौन सा केस था? तो पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024 का केस है। इस केस के अंदर कैबिनेट ने बोला था कि एससी और एसटी के अंदर कोई क्रीमी लेयर का प्रोविजन नहीं आएगा, कि उसके बेसिस पे हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर? तो राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि इतनी ज्यादा रिजर्वेशन जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो मार्जिनलाइज सेक्शन को पहले बेनिफिट मिले। अब यहाँ पे भी क्या चीज इंश्योर करी गई है कि जैसे एससीज और एसटीज हैं इनमें भी उनको प्रायोरिटाइज करिए जो ज्यादा मार्जिनलाइज है, ज्यादा वल्नरेबल है। उसके बाद जिनको तो मिल रहा है उनको भी आप देते रहिए, मना नहीं कर रहा। मतलब क्रीमी लेयर की तरह नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सा क्रीमी लेयर आपको दिखाई देगा कि आपने पहली प्रायोरिटी उनको दी जो ज्यादा मार्जिनलाइज है रादर देन जो बाकी के हैं। उसके बाद बियॉन्ड रिजर्वेशन। अब आज का टाइम जो है वो थोड़ा स्किल ओरिएंटेड ज्यादा हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे एक फाइट रिजर्वेशन की आज तक चले जा रही है इंडिया के अंदर। तो यूथ को अगर अपग्रेड करना है तो उनको पहले अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी कि अपने को जो डिमांड है मार्केट की दैट इज डिफरेंट, ताकि ये जो रिजर्वेशन रिलेटेड प्रोटेस्ट होते हैं ये ना हो, इमर्ज ना करे। तो मतलब कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है आज के टाइम पे। उसके बाद क्वेश्चन ये रहा आपका, इसको लिखने की जरूर से ट्राई करना। यहाँ पे मेन हाईलाइट बोला है आपको करने को जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुई है। मतलब यहाँ पे जजमेंट्स के बिना ये आंसर अधूरा रहेगा, आपको जजमेंट जरूर से लिखनी है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो।